सब्जेक्टिव जो दिए थे आपको याद करने के लिए, उसमें पहला पाठ है पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक, तो सबसे पहली बात इस चैप्टर के लेखक कौन है? कौन है इस चैप्टर के लेखक? बोल रे, सब सुस्त हो गया है। दामोदर गुप्त। ठीक है, ठीक है। पाटलिपुत्र वैभवम के लेखक कौन है? दामोदर गुप्त। और यह क्या है? यानी कि भाषण है, निबंध है, कहानी है, क्या है? तो यह जो है एक निबंध है, निबंध। यानी कि पाटलिपुत्र पर जो है यह चैप्टर एक निबंध है। 3 गो ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर। पाटलिपुत्र वैभवम के लेखक दामोदर गुप्त, ठीक है, और यह जो है एक निबंध है। ठीक है। पहला क्वेश्चन, पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों महत्वपूर्ण है? चलिए क्वेश्चन भी लिखते जाते हैं ताकि दिक्कत ना हो। पटना का गुरुद्वारा किसके लिए महत्वपूर्ण है और क्यों? चलिए, अगर आपको कहे कि पटना के गुरुद्वारा किसके लिए महत्वपूर्ण है और क्यों है, तो पटना का गुरुद्वारा सिख धर्म वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल यह है। ठीक है, और यहाँ गुरुद्वारा भी है, इसीलिए जो है यह जगह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए। ठीक है, पटना का गुरुद्वारा किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो पटना का गुरुद्वारा सिख धर्मों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और वह सिख के 10वें गुरु भी थे। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं कि सिख के 10वें गुरु का जन्म जो है पटना में हुआ था। पहला क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। चलो दूसरा क्वेश्चन इसके चैप्टर से महत्वपूर्ण वाला हम आपको बताते हैं। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? ठीक है, चलिए पटना में जो है कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? दूसरा क्वेश्चन, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? कब मनाया जाता था? चलिए, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तब पाटलिपुत्र में जो है कौमुदी महोत्सव शरद काल में मनाया जाता था। ठीक है, इस दिन लोग पूरे आनंद मग्न होकर के इस पर्व को मनाते थे, है ना। प्राचीन काल में यानी कि बहुत समय पहले कौमुदी महोत्सव बहुत ही प्रचलित था पाटलिपुत्र में। जिस तरीके से अभी दुर्गा पूजा मनाया जाता है ना पूरे धूमधाम से, उस तरीके से कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक है, तो आपको पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो शरद काल में मनाया जाता है। ठीक है, और उसके बारे में और लिख दीजिएगा कि इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। जिस तरीके से अभी दुर्गा पूजा मनाया जाता है जितना धूमधाम से, उस समय कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक, चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए इस अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन, वर्तमान पटना के वैभव का वर्णन अपने शब्द में करें। ठीक है, वर्तमान पटना का वैभव को अपने शब्दों में वर्णन करें। ठीक है, वर्तमान पटना क्या? वर्तमान पटना यानी अभी का पटना, अभी के पटना का जो वैभव है वह क्यों, मतलब अभी पटना किस किस कारण से प्रसिद्ध है, वहाँ क्या क्या खासियत है, उसके बारे में हमको बताना है। चलिए, तो वर्तमान पटना का वैभव को अपने शब्द में वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो अभी पटना में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण पटना प्रसिद्ध है, अपने शब्द में आपको बताना है। तो चलिए ऐसे बात करते हैं नॉर्मली पटना में। तो पटना में अभी हम एक चीज़ देख रहे हैं जो खास तौर पे मनाया जाता है, जो छठ पूजा सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ।
तो आप लिख दीजिए छठ पूजा की वजह से भी पटना को जाना जाता है। दूसरा, यहाँ गोलघर, तारामंडल, चिड़ियाघर जिसको जैविक उद्यान बोलते हैं। पटना के चिड़ियाघर का नाम क्या है? संजय गांधी जैविक उद्यान। तो इसके लिए भी लोग इसको जानते हैं। गोलघर के नाम के लिए भी पटना प्रसिद्ध है। उसके बाद जो है यहाँ जो है 10वें गुरु का जन्म भी हुआ था सिख के, इसलिए फेमस है। तो ये सारी चीज़ें आप बता दीजिए अपने शब्द में। जब ये कोई आपसे पूछे वर्तमान पटना के बारे में आप बताइए, तो बता दीजिए यहाँ छठ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है गंगा के तट पर। यहाँ गोलघर है, चिड़ियाघर है ना, तारामंडल है, यहाँ सिख के 10वें गुरु का जन्म हुआ था, यहाँ गुरुद्वारा भी है, इसीलिए पटना प्रसिद्ध है। बात समझ में आ गया? समझी? हाँ, तुमको नींद आ रहा है? ये बेवकूफ़ को पनिशमेंट मिलेगा तो रोती है या नहीं तो सोती है न रे। माथा दुख रहा है, अभी तो माथे दुख रहा है, माथा फोड़ न देंगे। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसका जो है, भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था? भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था? भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था? ठीक है, तो भगवान बुद्ध ने सुनो, भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था? भगवान बुद्ध के बारे में जानते हो ना कि नहीं जानते हो? नहीं जानते हो? जानते हैं ना? चलिए, तो भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में कहा था कि एक दिन यह नगर महानगर के नाम से विख्यात होगा। और आज पटना है महानगर, बिहार की राजधानी। ठीक है, उसके बाद भगवान बुद्ध ने और भी बातें कही थी कि यहाँ हमेशा आपसी लड़ाई होगा, लोग आपस में ही लड़ेंगे और मरेंगे। और एक बात कही थी कि यहाँ यह नगर जो है हमेशा बाढ़ से पीड़ित रहेगा, यानी कि वहाँ हमेशा बाढ़ आएगा। और अभी भी थोड़ा बारिश होता है पटना डूब जाता है। ठीक है, और यहाँ हमेशा आग लगी होगी। तो इन सब खतरा से हमेशा पाटलिपुत्र यानी कि पटना परेशान रहेगा। यह भगवान बुद्ध ने कहा था और रियल में हो रहा है। ठीक, इसीलिए उनको भगवान बुद्ध ऐसे ही थोड़ी कहा गया है, भविष्य जानते थे ना। चलिए ठीक, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? ये क्या हुआ, क्या है डिस्कस कर रहे हो? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। नहीं है ना? कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? मेगास्थनीन, फाहियान, हुएनसांग और इतिसांग। यही 4 को जो थे फेमस थे और वह पटना आए थे विदेश से। हुएनसांग, इतिसांग, फाहियान। सबका नामे का मजाक उड़ाता है तू सब रे गधा सब। नाम याद करो, नाम का मजाक उड़ाएगा तो याद नहीं ना होगा, कहेगा नहीं हमारा मजाक उड़ भैया याद नहीं हो तो परेशानी हो जाएगा। फाहियान, फाहियान, हुएनसांग, इतिसांग, मेगास्थनीज। ठीक है, चलिए एक चैप्टर का 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन सिर्फ आप एक चैप्टर का सिर्फ आप इस चैप्टर के बारे में याद रखिए। इस चैप्टर का 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा इस लेसन से। ओके, दूसरा लेसन शुरू किया जाए। चलिए, नहीं आपको नहीं बोले हैं, अरे यार डस्ट बहुत है। दूसरा पाठ, दूसरा पाठ है आलस कथा। ठीक है, चलिए अब करते हैं पाठ 2 जिसका नाम है आलस
कथा। इसके लेखक कौन है? विद्यापति। बेवकूफ सब। आलस कथा जो है इसके लेखक है विद्यापति, और यह एक उपदेशात्मक कथा है, यानी कि इससे कुछ उपदेश दिया जा रहा है, कुछ सीख दिया जा रहा है लोगों को, है ना। हाँ, लालच वाला बात नहीं है। इस चैप्टर से यह समझ में आता है कि हमको आलस नहीं करना चाहिए। लालच तो दूसरे चैप्टर में है। थोड़ा लेट हो गए ना, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो हम चलिए आलस कथा का सारांश आपको बता देते हैं, उसी में आपको 100 आंसर मिल जाना चाहिए। बचल खुचल दूसरा में देख लेंगे। आलस साला का सारांश। अपने शब्दों में बताएं या प्रस्तुत करें, जो एक ही बात है। ठीक है, तो चलिए आलस कथा का सारांश हम आपको बता देते हैं। आलस कथा जो है वो एक उपदेशात्मक कथा है और इसके लेखक विद्यापति जी हैं। बात समझ में आ गया? चलो अब बताते हैं इस कथा में होता क्या है। ठीक है, हाँ, इस पाठ में, इसमें जो है ना, मिथिला का एक मंत्री था जिसका नाम था वीरेश्वर। वह बहुत ही अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था, दयावान थे, दया करते थे लोगों को, तो इस टाइप के व्यक्ति थे। चलिए तो अब हम आपको बताते हैं क्या हुआ। ठीक ना है, बोलेगा साथ साथ तब समझ में आएगा। हाँ, तो वीरेश्वर ने एक बार दिमाग लगाया। वीरेश्वर जी ने क्या दिमाग लगाया कि जो भी उन्होंने पूरे अपने राज्य में, ठीक है, ये करवा दिया, मतलब ऐलान करवा दिया कि जो भी आलसी होगा ना उसका उसके राज्य में फ्री में खाना मिलेगा और रहने का भी व्यवस्था कर दिया जाएगा। तो यह खबर सुन के बहुत सारे लोग आए और उनके जो है घर में रहने लगे। एक घर बना दिया गया वैसे लोगों के लिए और भोजन का व्यवस्था कर दिया गया। तो वहाँ पे देखा यह गया कि बहुत सारे लोग आ गए और सब फ्री में भोजन करने लगे। तो अब वीरेश्वर दिमाग लगाए कि अब कैसे सच्चे आलसी की पहचान किया जाए। तो सच्चे आलसी की पहचान करने के लिए जब सब सोया हुआ था ना, तो उसमें आगे लगा दिया घर में, जो घर में सब सुतल था। अब सोचो जिस घर में तू सोया कोई आके आग लगा दे, क्या होगा? सब आलसी सोया हुआ था, उसमें जाकर के आगे लगा दिया। अब जितना धूर्त लोग था, यानी कि बिना मतलब के आलसी बन के रह रहा था, वो सब भाग गया। आग देखा और आग लागल है, सब भाग गया। उसमें बचा लास्ट में 4 गो आदमी जो पक्का आलसी था, जिसके आलस में कोई आलसी के नाम पर, अरे ये जो 10वां वाला, जो 10वां में जब हम लोग ये कहानी पढ़े थे तो उस समय और भी कई सारे कहानी हम लोग आलसी वाला पढ़ते थे। एक बार एगो रूममेट था, मतलब रूममेट समझ रहे हो ना, यानी कि एक रूम में 3-4 गो आदमी रहता था। ठीक है, एक दिन सब मिलके खिचड़ी बनाया खाने के लिए। ठीक है, और खिचड़ी में नमक नहीं डाला, मतलब भूल गया। अब सब परोस के बैठा खाने के लिए। अब इतना बड़ा आलसी था वो सब कि जब बैठ गया ना खाने के लिए तो देखता है कि खिचड़ी में नमक ना है। तब कहा कि भाई तू नमक लेके आओ, तू कहता है तू लेके आओ, वो कहता है तू लेके आओ। अब बड़ी परेशानी, अब करे तो करे क्या। तो उस सब ने एक दूसरे को कहा कि भाई अभी से सब चुप हो जाओ और जे सबसे पहले बोलेगा वह नमक लेके आएगा। कहा ठीक है। अब सब मुंह बंद किया। 4 दिन 5 दिन 10 दिन बीत गया, भूखे सब बेहोश हो गया, पड़ गया, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। अब लोग सब देखा अड़ोसी पड़ोसी, अरे बाप रे सब तो मर गया, 10 दिन से कुछ करके नहीं रहा है। सब लाया ठठरी उठरी बीन के सबको उस पर लेटा दिया। कहा सब सोचा कि मर गया। अब उसको ठठरी उठरी पर लेटा करके ले जा रहा था जलाने। और जब पूरा जलाने उलाने का व्यवस्था हो गया, गड्ढा खोद दिया, गोईठा लगा दिया। अब आग लगाने वाला था तो इनमें से वो कहता हो हम जिंदा छी। सब भागा। अब वही में से वो 3 को उठ के कहता है नमक लेके तू है बे। अब वो बेचारा को जलाया कहने लगा, तब वो उठा हो हम जिंदा छी। तो कहिए बाकी सब उठ के कहता नमक लेके तू है बे। बताओ
तो ऐसा ऐसा आलसी होता है, उसके सामने तो ये चारों आलसी कुछ न था। खैर छोड़ो स्टेज वाला को, अब इस पर वैसे बहुत सारा कहानियाँ सुनाने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो वो चारों आलसी उसमें बच गया। अब चारों का होशियारी देखो, घर में तो आग लगाया, सब भाग गया। अब ये चारों सुतल है तो देखता है कि घर में आग लागल है। अब वही में एगो कहता है रे बाहर कुछ के हल्ला हो छो, तो वो कहता है ए चुपचाप सुत ना, में आग लागल है घर में। कहे अरे तब तो अपना सब जर जाबे, भाग न। तो कहे पड़ल रह ना, कोई ना कोई दयावान व्यक्ति होते तो अपना सबके बचा न लेते। वो चारों आपस में बतिया रहा है, ठीक है। उसमें से सब आपस में एक दूसरे से एगो कहता है आग लागल है, तो वो कहता है क्या हल्ला कहे चुपचाप सुत ना। तो वो कहता है एगो कहता है कि दूर यार चुपचाप सुतल, कोई ना कोई दयावान व्यक्ति होता तो बचाइए ले तुम ना, ठीक है। अब अतपरल है, तीन आग लागल है घर में, लेकिन भाग नहीं रहा है। अब लास्ट में बेचारे सबको जो उसमें का जो मंत्री अति सब था, सेनापति सबको माया लग गया, सबके केस पकड़ के सीधे घर से बाहर लेके आगे से आते हुए। तब वीरेश्वर जी कहे कि ना सच्चा आलसी ये सब है, एक से बड़का आलसी कोई नहीं है, ठीक है। अब वो है 4 गो को जो है आलसी का उपाधि मिला। आलस के कथा सब सुनेगा तो पगला जाएगा। एगो स्टेज प्रोग्राम लगा ऐसे ही आलसी सबके लिए कि सब आलसी आएगा और अपने अपने बारे में बताएगा कि मतलब कि सबसे बड़का आलसी कौन है। तो पूरा देश भर से लोग गया स्टेज प्रोग्राम में बताने, सब माइक पे जा, सब पूरा कुर्सी लागल है फील्ड में, सब आलसी सब बैठल है, सब स्टेज पर जाके कह रहा है हम इतने बड़ा आलसी हैं, हम ये नहीं करते हैं, हम वो नहीं करते हैं। अब सब बोल दिया, एगो बैठले है लास्ट में। अब उसको बुलाया कि भाई तू आके बोलो, तो होता है दूर यार उतने दूर कहाँ जाएंगे, माइक लाओ वहीं तर बोल देते हैं। वो सबसे बड़ा आलसी सिद्ध हो गया। तो ये सब होता है। चलिए, तो अब आलस साला का सारांश तो समझ गए। चलिए अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, आलस कथा पाठ के आधार पर लेखक का विचार स्पष्ट करके बताइए, ठीक है। आलस साला पाठ के आधार पर लेखक का विचार स्पष्ट करें। यानी कि विद्यापति जी जो यह चैप्टर लिखे हुए हैं, तो इस कहानी के आधार पर आप यह बताइए कि वह इस कहानी की मदद से, इस उपदेशात्मक जो कथा है इसकी मदद से लोगों को वह क्या बताना चाहते हैं। तो इसके अगर कहानी को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो 2 चीज़ें पाएंगे। पहली चीज़ें तो इसमें पाएंगे कि इस कथा की मदद से वह बताना चाहते हैं कि हमें हमेशा, अरे हमेशा क्या मतलब कभी कभी आलसी बनना चाहिए, कभी कभी नहीं, वो बात नहीं। मतलब हमेशा हमें अपनी मेहनत से काम करना चाहिए, लगन परिश्रम से हमें काम करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा बात यह होता है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलसी का जीवन नर्क के समान होता है और उसका जीवन जो है ना दूसरे पर निर्भर होता है। अगर दयावान व्यक्ति नहीं रहेगा तो आलसी लोग मर जाएगा, उसको कोई नहीं देखेगा, ठीक है ना। तो आलसी व्यक्ति जो है दयावान लोगों के वजह से है, ठीक है। तो उसका विचार समझ गया लेखक का। अगला क्वेश्चन, चलिए, आलस कथा में आग लगने पर क्या हुआ, कोई आपसे पूछ दे आलस साला में आग लगने पर क्या हुआ, ठीक है। तो आलस साला में जो है ना आग लगा तो क्या हुआ, तो आग लगा तो सभी धूर्त लोग भाग गया और उसमें 4 गो लोग बच गए और वो चारों आपस में बतिया रहे थे। क्या बतिया रहे थे सो अभी बताए हैं, है ना। एगो कहता है कुछो का हल्ला हो रहा है, दूसरा कहता है आग लागल है, तीसरा कहता है चुपचाप सूत ना, कोई ना कोई आके बचा ले तुम ना। यही बात सब बतिया रहा था, लिख देना। एक और क्वेश्चन है, चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्द में लिखे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चारों आलसियों के
वार्तालाप को लिखे, वार्तालाप को लिखें। तभी बताया ना कि वो चारों आलसी क्या बतिया रहे। हाँ, चारों आलसियों के वार्तालाप को लिखने के लिए कह रहा है। तो चारों आलसियों के बारे में क्या बतिया रहा था चारों से तो पता ही है। वही आग लग गया, एगो कहता है न बोल, एगो कहता है कोई ना कोई आके बचा लेगा, यही बात सब। एगो कहता है सूत्र, तू सब भी आलसी है का? अरे हम तो समझते हैं तोरा सबसे निम्न, मतलब कि जो है ना तोरा सबसे अच्छा वो चारों आलसी था। हैं कला कि तोरा 4 को क्वेश्चन याद नहीं होता है, तो तुमसे अच्छा था ना वो आलसी सब। कम से कम मरने के लिए भी तैयार था। दूर मरबई तो मरबई लेकिन उठबई ना। आए मरेंगे तो मरेंगे लेकिन उठेंगे नहीं। तोरा सब लेखा एक और क्वेश्चन है इसका इंपॉर्टेंट जो हम आपको बता देते हैं। 5वां क्वेश्चन, आलस साला के कर्मी आपस में क्या बात कर रहे थे? आपस में क्या बात कर रहे थे? आलस साला का जो कर्मी होता है ना, सैनिक सब, वो क्या बतिया रहा था? तो वो सब आपस में बतिया रहा था। क्या बतिया रहा था कि अरे ये आलसी सब का क्या होगा, इस सब का जीवन कैसे चलेगा? अगर दयावान व्यक्ति दुनिया में नहीं रहेगा तो ये आलसी सब तो जल के मर जाएगा, भूखले मर जाएगा। तो ये आलसी सब का अगर जीवन है तो वह सिर्फ दयावान व्यक्ति के वजह से ही है। तो यही बात जो है वहाँ के कर्मचारी आपस में बतिया रहे थे। बात समझ में आया? नहीं समझे? फिर बोले, आलस साला के कर्मी आपस में बतिया रहे थे कि आलसियों का जिंदगी जो है ना दयावान व्यक्ति की वजह से चल रहा है। अगर वह लोग नहीं रहेगा तो यह लोग तो भूखे मर जाएगा। तो इसके लिए सही मायने में आलसियों का जिंदगी जो है दयावान व्यक्ति की वजह से ही है। यही बात जो है वहाँ आलस साला के कर्मी जो है आपस में बतिया रहे थे। बात समझ गए? ठीक। तो दूसरा पार्ट क्लियर? कौन ये? नहीं, इसमें है, ये नहीं है, किताब में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हम लिखवा दिए, मन से लिखवा दिए हैं। समझ गए ना अल्लाह सलाह के कर्मी क्या बतिया रहे थे? अभी हम आपको बता रहे हैं ना मौखिक रूप से, यहाँ लिखित की बात नहीं हो रहा है, मौखिक हो रहा है। हम आपको मौखिक समझा रहे हैं, आपको मौखिक हमको बताइए। किताब में सेम टू सेम आंसर याद कीजिएगा ना, मर जाइएगा नहीं याद होगा।